मैं सुनीता अग्रवाल, बायो की क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। और मेरे YouTube चैनल पे आज अपना जो टॉपिक आ रहा है यूनिट 9 का आ रहा है। कौन सा? अब अपनी कौन सी स्टार्ट हो गई? यूनिट 9 स्टार्ट हो गई। इस 9 यूनिट में हमारे 3 टॉपिक हैं, जिसमें से हम आज अपना टॉपिक ले रहे हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। और इस पूरी यूनिट का जो अंक भार है वो कितना है? 5। इसमें पूरी यूनिट में से जो टोटल मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वो हैं 5 अंकों के। ठीक है, तो उनमें से एक हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो आज अपन इसी पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कौन से होते हैं, मेंडल कौन है, मेंडल ने ये आनुवंशिकता के नियम किस प्रकार से दिए थे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आनुवंशिकता से मतलब आनुवंशिकी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आ रही है हमारी आनुवंशिकता में। तो हमारी जो एक ब्रांच होती है, साइंस के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं कि हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं, हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं। तो आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी में। इसमें किया जाता है आनुवंशिकी में, यानी आनुवंशिकता का मतलब होता है हेरिडिटी और आनुवंशिकी का मतलब होता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर हम आनुवंशिकता का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ब्रांच जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है, यानी कि जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा एक नाम जब आ रहा है एक वैज्ञानिक का, मेंडल, आनुवंशिकता के नियम पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे कि ये मेंडल कौन थे। ठीक है, और इन्होंने ये नियम क्यों दिए थे या किस प्रकार दिए थे और इनका क्या हमारे जीवन में क्या इनका महत्व है। तो ये सारी बातों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम बताएंगे आपको मेंडल के बारे में कि मेंडल कौन थे। ठीक है, तो मेंडल की एक जुलाई में 22 जुलाई मेंडल का जो को कहते हैं हम आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। मेंडल को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। और इनका फुल नेम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका फुल नेम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था चेकोस्लोविया के मोरविया गांव में। पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे हम कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? चेकोस्लोविया के मोरविया गांव में। किस डेट को हुआ था? 22 जुलाई 1822 में। ठीक है, क्लियर। अगला है हमारा, इन्होंने दर्शन शास्त्र के अंदर यानी जो फिलॉसफी होती है उसमें 2 वर्ष का पाठ्यक्रम इन्होंने पूरा किया। इससे भी हम इन सारी चीज़ों से हमें इतना ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है, हमें मेन चीज़ है किससे? आनुवंशिकता से। तो ये आनुवंशिकता पर कैसे पहुँचे, वहाँ हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। ऑस्ट्रिया के ब्रूनो शहर में इन्होंने एक धार्मिक मठ में, ऑस्ट्रिया के एक ब्रूनो शहर था, वहाँ पर एक मठ था, धार्मिक मठ, वहाँ पर इन्होंने पादरी के रूप में कार्य किया था। ठीक है, और यहाँ पर इस मठ में ही इनको किसकी उपाधि दी गई? ग्रेगर की उपाधि दी गई। इसको क्या कहा गया? ग्रेगर, यानी इनका नाम था जॉन मेंडल, लेकिन इनको क्या उपाधि मिली? ग्रेगर। ठीक है, वियना विश्वविद्यालय में इन्होंने 3 वर्षों तक गणित का और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया था। कहाँ पर? वियना विश्वविद्यालय में। और इसके बाद में इन्होंने इसके बाद में जब गणित और प्राकृतिक विज्ञान का इन्होंने अध्ययन किया तो उसके साथ साथ ही इन्होंने आनुवंशिकी विषय पर रिसर्च की। आनुवंशिक विषय पर क्या किया? शोध कार्य किया। और वापस लौटे ब्रूनो शहर में, और ब्रूनो शहर में लौट करके वापस अपने कहाँ पर? वही उस धार्मिक मठ में वापस से लौट करके आ गए। और वहाँ इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए। कौन से पौधे? स्पेशली इन्होंने कौन से पौधे लिए? मटर के पौधे लिए, और उन पर इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो इन्होंने जो प्रयोग किए थे उनसे जो परिणाम प्राप्त हुए थे उन परिणामों को इन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया। यानी जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका क्या आता है? जो भी परिणाम आया उन्होंने, वहाँ पर एक पत्रिका निकलती थी, उस सोसाइटी जो थी वहाँ पर, उस सोसाइटी के सामने इन्होंने अपने उस प्रयोगों का परिणामों को प्रस्तुत किया कि भाई मैंने ये प्रयोग किया है और इस तरीके से इसके परिणाम निकले हैं। तो आश्चर्यजनक जो परिणाम थे उन परिणामों को इन्होंने उनके सामने प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के पश्चात जो शोध कार्य था और इन्होंने वार्षिक पत्रिका में, सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित किया गया? पादपों में संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक से इनके प्रयोगों का जो परिणाम था उसको प्रकाशित किया गया। क्लियर हुआ? तो यानी हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि मेंडल कौन थे, भाई इन्होंने किस तरीके से इस आनुवंशिकता पर कैसे पहुँचे। वो बाकी स्टार्टिंग से थोड़ी ना सीधा ही कोई आनुवंशिकता पर पहुँच गया। प्रयोगों के जो परिणाम थे उनके आधार पर इन्होंने आनुवंशिकता के नियम लिखे। अब जो इनके जो परिणाम निकले थे उसके आधार पर इन्होंने क्या बनाए? 3 नियम बनाए, और जिन नियमों को कहा गया आनुवंशिकता के नियम कहा गया।
ठीक है, 34 वर्षों तक। लेकिन जो 34 वर्ष तक इन्होंने अपने इन प्रयोगों पर काम किया, लेखा जोखा रखा, सब कुछ काम किया, लेकिन इनका जो प्रयोग थे किसी के भी जल्दी से नज़र में नहीं आए, यानी कि फेमस नहीं हुए, प्रसिद्ध नहीं हुए ये। ठीक है, तो 34 वर्षों तक इनका कार्य उपेक्षित रहा, यानी इनको कोई किसी प्रकार का कोई जाना नहीं कि मेंडल भी कोई व्यक्ति थे जिन्होंने इतने अच्छे महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे। लेकिन क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी और डेथ होने के पश्चात भी इनका बहुत दिनों तक कार्य उपेक्षित रहा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जो ह्यूगो डे व्रीज एक वैज्ञानिक हुए थे, एक कार्ल लॉरेंस थे, एक एरिक वॉन शेरमैक थे, इन्होंने भी इस आनुवंशिकता नामक जो टॉपिक था इसी पर ही क्या किया, रिसर्च करी। जब इन्होंने रिसर्च की तो इन्होंने जो परिणाम निकाले, इन्होंने जो प्रयोग किए और उससे जो परिणाम आए, तो उन्होंने देखा ये तो पहले से ही मौजूद है। और वो किस व्यक्ति ने निकाल दिए थे, मेंडल ने किया था। तो इनकी जो रिसर्च थी, इस रिसर्च से इन्होंने जब पता लगाया कि ये हमसे भी पहले एक व्यक्ति था, जो आज हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनको किसने पता लगा लिया, पहले ही मेंडल ने उनको पहले से ही किया हुआ है। ठीक है, तो मेंडल को जो भूल गए थे लोग उसके कार्य को, उनको वापस क्या मिल गए, प्रमाणिकता मिली। यानी इन्होंने इनकी क्या कर दी, पुष्टि की कि ये जितने भी प्रयोग किए इन्होंने बिल्कुल सही किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्रेगर जॉन मेंडल था, इनका एक जीवन परिचय है शॉर्ट में, वो आपको हमने समझा दिया है। अब आते हैं हम बात किसकी करते हैं कि आनुवंशिकी की बात हमने आपको बताई दी। इस आनुवंशिकी के अंदर दो शब्द आते हैं हमारे, एक आनुवंशिकता आता है और एक विविधता आती है। हम लोग क्या देखते हैं कि जो माता पिता होते हैं उनसे करेक्टर्स यानी उनके जो लक्षण होते हैं वो कहाँ जाते हैं, संतान में जाते हैं। आधे माँ से आते हैं, आधे पिता से आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने जो पीढ़ी में और भी लोग हैं और पहले के जो लोग हैं यानी हमारे जो पूर्वज हैं, उनके गुण भी हमारे एंटर करते हैं हमारे शरीर यानी संतान में। ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का या लक्षणों का जो हस्तांतरण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता का इंग्लिश नेम है हेरिडिटी। ठीक है, दूसरी चीज़ है विविधता। इसी से रिलेटेड, जब ये गुण तो एक जनक से बच्चों में चले गए, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि माँ बाप के समान होते हैं बच्चे, नहीं होते। ठीक है, एकदम सेम नहीं होते। ये ज़रूर है कि मनुष्य का जो संतान होगी वो मनुष्य ही होगी। ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा तो नहीं है पशु होगी। ऐसे बिल्ली का जो संतान होगी वो बिल्ली ही होगी, यानी मतलब बिल्ली जाति की ही होगी। ठीक है, इस तरीके से जाति तो वही होगी, लेकिन गुणों में डिफरेंस हम देख सकते हैं। किसी में इंटेलिजेंसी होती है, किसी की आंखों का रंग कैसा होता है, जो हो सकता है माँ बाप के कलर गोरा है, बच्चों का कलर कैसा हो जाएगा, गेहुआ कलर हो सकता है, या काला कलर हो सकता है, या वाइट कलर भी हो सकता है। तो इस तरीके से बालों का कलर किसी का कैसा है, माँ का कलर कैसा है, पिता का कलर कैसा है, और इसके बालों का कलर अलग आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारे लक्षण होते हैं, गुण और लक्षण जो अगली संतान में जा रहे होते हैं यानी अगली पीढ़ी में जाते हैं, उसमें क्या होता है, हमको थोड़ा सा असमानताएं नज़र आती हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं, कहते हैं इसकी आँखें तो इसकी मम्मी से मिल रही है, इसके जो बाल हैं, बालों का जो रंग है इसके फादर से मिल रहा है, या इसकी जो आदतें हैं वो इसके दादाजी से मिल रही हैं, बोलते हैं ना ऐसे। तो ऐसा होने का कारण है वेरिएशन। इसकी वजह से क्या है, विविधता। इसको क्या कहेंगे हम, विविधता। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण और लक्षणों का हस्तांतरण तो होता है, लेकिन साथ ही साथ क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। कैसे होते हैं वो, विविध प्रकार के होते हैं। हमने देखा दुनिया में इंसान ही हमें दिख रहा है, ये भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, लेकिन वो सब कैसे हैं, डिफर हैं एक दूसरे से। किन्हीं करनी छोटे छोटे गुणों में क्या हैं, वो आपस में भिन्न भिन्न हैं। तो हम आनुवंशिकी के अंदर आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं और विविधता का अध्ययन करते हैं। विविधता का मतलब आप समझ ही गए, जनक और संतति के बीच गुण और लक्षणों में क्या है, विविधता। यानी जनक से और संतति के बीच सेम नहीं है वो दोनों, बल्कि कैसे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उनके अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम जो हमारे आनुवंशिकी का जो शब्द दिया है वो किसने दिया, विलियम बैटसन ने। इस शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले वैज्ञानिक विलियम बैटसन ने। और इस आनुवंशिकी शब्द का अर्थ होता है ग्रो करना, यानी कि वृद्धि करना। ठीक है, तो हमारी ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमने आपको बताई हैं इसके बारे में। मेंडल कौन थे, मेंडल का जीवन परिचय क्या है, और आनुवंशिकता क्या है, विविधता क्या है, इन सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग, हमने यहाँ पे चर्चा की थी कि मेंडल ने उस उद्यान के अंदर जिसमें इन्होंने पादरी का काम किया था, जिस धार्मिक मठ में, वहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हुए थे मटर के, तो उस पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने मटर के पौधे का ही चयन किया। पौधे तो बहुत सारे थे वहाँ पर, लेकिन इन्होंने किसका चयन किया, मटर के पौधे का। उसका कुछ कारण थे
तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? तो इस मटर के पौधे के चयन के कुछ कारण हैं। क्या कारण हैं? सबसे पहला कारण था इसमें, इसका जीवन चक्र होता है बहुत शॉर्ट टाइम का, 1 वर्ष का इसका जीवन टाइम यानी लाइफ साइकिल होता है। 1 वर्ष का मतलब लाइफ साइकिल 1 वर्ष का है, इसका मीन्स है 1 साल में ही वो फल दे देता है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि क्या होता है 1 वर्ष में ही क्या दे देता है, फल दे देता है। यानी इसका पूरा लाइफ टाइम क्या हो जाता है, कंप्लीट, यानी छोटे से बड़ा भी हो गया और बड़े होने के पश्चात उसमें क्या दे दिए, इसने फल भी दे दिए। ठीक है, तो इसका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, जिसके कारण कम समय में, अल्प समय हुआ, 1 वर्ष कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, तो कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव है। तो इसका एक मेन कारण ये था, अगर हम कोई ऐसे पौधे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें बहुत साल लग जाते हैं, तो हमें अपने परिणाम आने में बहुत टाइम लगेगा, उस प्रयोग का परिणाम आने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इसका एक मेन बेनिफिट यही था कि ये बहुत शॉर्ट टाइम में ही अपना लाइफ टाइम क्या कर लेता था, कंप्लीट कर लेता था। दूसरी चीज़, मटर के जो पौधे थे उनमें बहुत सारे ऐसे लक्षण थे जो एक दूसरे से विपरीत थे। सारे मटर के पौधे एक जैसे नहीं थे, कोई लंबा था तो कोई छोटा था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण थे मटर के पौधे के अंदर। कहीं गोल बीज मिल रहे थे तो कहीं हरे बीज मिल रहे थे, कहीं झुर्रीदार थे तो कहीं गोल थे, कहीं हरे कलर के थे तो कहीं पीले कलर के थे, कहीं जो पुष्प था वो कैसा था, बैंगनी कलर का, तो कुछ पौधों में सफ़ेद कलर का था, कहीं पुष्प कैसे थे, कक्षस्थ थे तो कहीं शीर्षस्थ थे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे विपरीत लक्षण थे जिसकी वजह से इनका प्रयोग करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो मटर के पौधे में बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं। विपरीत का मतलब विपर्यासी लक्षण है, जैसे लंबे और बौने पौधे। 2 प्रकार के पौधे मिलते हैं यहाँ पे, लंबे भी होते हैं और बौने भी होते हैं। गोल और झुर्रीदार बीज भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक गोल होते हैं और झुर्रीदार होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें गोल बीज हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें झुर्रीदार बीज हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट था, मटर के जो पुष्प होते हैं वो कैसे हैं, बड़े होते हैं और द्विलिंगी होते हैं। बड़े का मतलब तो आप समझ ही गए, द्विलिंगी का मतलब होता है यहाँ पर क्या होते हैं, नर और मादा दोनों एक ही पुष्प के अंदर मौजूद होते हैं, यानी नर पार्ट और मादा पार्ट। नर पार्ट कौन सा होता है, पुंकेसर। पौधों के अंदर या जो पुष्प होते हैं उनके अंदर नर पार्ट क्या है, पुंकेसर है, और मादा पार्ट क्या है, जायांग। एक ही पुष्प के अंदर ये दोनों ही पार्ट क्या थे, मौजूद हैं। ठीक है, इस वजह से क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, हम द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। और इनमें आसानी से क्या कराया जा सकता है, कृत्रिम पर परागण आसानी से कराया जा सकता है, सफलतापूर्वक इनमें कृत्रिम पर परागण हो सकता है। इस वजह से इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। तो ये हमें बात समझ में आ गई सभी लोगों को कि मटर के पौधे का चयन मेंडल ने क्यों किया। ठीक है, अब हमारा आता है अगला, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। अब इन्होंने प्रयोग के लिए चुन तो लिया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सक्सेस हो सकता था, लेकिन ये सक्सेस हुआ, यानी ये सफल हुआ अपने प्रयोगों में। तो इसके भी कुछ रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न इनकी सफलता का इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव किया, जो अपने आप में एक विशेष बात थी। मटर के पौधे का चुनाव किया तो उसमें ये खास बातें थीं जिसकी वजह से इन्होंने इनके प्रयोग सफल हुए। ठीक है, कम टाइम में जल्दी से एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता था, परिणाम आ जाते थे फुर्ती से, विपर्यासी लक्षण थे इसके अंदर, पुष्प बड़े थे, द्विलिंगी थे, तो ये आराम से कृत्रिम पर परागण कर सकते थे। तो ये सारी जो चीज़ें थी इसकी वजह से इनके मेंडल का अपना प्रयोग क्या हुआ, सफल हुआ। दूसरी चीज़, मेंडल ने आनुवंशिक रूप से शुद्ध गुड़ी वाले पौधों को ही प्रयोग में लिया। जो प्योरिटी थी इनमें, जैसे लंबे हैं तो पूरे लंबे ही होंगे, उसकी जो जनक से जब संतान होगी तो वो कैसी ही होगी, लंबी ही होगी। प्योर हैं ये, प्योर लंबे और प्योर ही बौने पौधे, या फिर प्योर गोल या प्योर झुर्रीदार बीजों का ही इसने प्रयोग किया, वाले पौधों का ही प्रयोग किया, यानी शुद्ध गुणों वाले पौधों का ही इसने प्रयोग किया। तीसरी चीज़, इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ऐसे नहीं एक साथ बहुत सारे लक्षण ले लिए और उनका अध्ययन किया। एक बार में इन्होंने तसल्ली से एक ही लक्षण का अध्ययन किया। एक लक्षण को ले लिया, उसकी वंशागति किस प्रकार से हो रही है उसकी इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। चौथा पॉइंट, परिणामों का विधिवत लेखा जोखा रखा। हमने अगर हम क्या करें, प्रैक्टिकल करते जा रहे हैं लेकिन उसके परिणाम को कहीं हम नोट करके नहीं रख रहे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे परिणाम पहले हमने जब किया था तो क्या था और अब किया तो क्या था। तो इन्होंने इसका पूरा लेखा जोखा रखा, जिसकी वजह से इन्हें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई।
5वां पॉइंट है, इन्होंने प्रयोगों की सफलता के लिए कुछ ऐसी टेक्निकों का यूज किया जिससे इनका प्रयोग सफल हुआ। जैसे कि विपुंसन। विपुंसन का मतलब होता है जो हमारे पौधे के अंदर क्या होती है, वर्तिकाग्र होती है, ठीक है, पुष्प के अंदर, ठीक है। इस तरह का संरचना हमने एक स्टार्टिंग में जो लेसन पढ़े थे वहाँ पे भी पढ़ा था। ये क्या है, मादा जन यानी जायंग वाला पार्ट है, और ये क्या है हमारी वर्तिकाग्र, ये है हमारी वर्तिका, और ये है हमारा अंडाशय। तो जो वर्तिकाग्र होती है ना, इस वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले, ये पहले मैच्योर नहीं हुई है, परिपक्व नहीं हुई, उससे पहले ही जो पुंकेसर होते हैं, पुष्प की कली को खोल करके इन्होंने पुंकेसर, यहाँ पे जो पुंकेसर लगे रहते हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है पुंकेसर वाला, इनको काट करके इसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये अगर परिपक्व हो जाते तो पुंकेसर क्या हो जाते, इस पे आ जाते, और क्या हो जाता, स्वपरागण हो जाता। लेकिन यहाँ पर स्वपरागण नहीं करना था, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं इस पुंकेसर को जब डालना चाहेंगे तभी ये यहाँ पर पहुँचाना है हमको। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि हम चाहेंगे तब इसको हम यहाँ पर डालेंगे, लेकिन अगर पहले से ही ये मैच्योर हो जाती तो ये इस पर ऑटोमेटिक इस पर चले जाते। तो इन्होंने विपुंसन यानी कि इसको काट दिया, पुंकेसर को काट दिया इसके परिपक्व होने से पहले ही। तो ऐसी टेक्निक का प्रयोग किया जिससे, और थैलियाँ बांधना, इन पे क्या बांध दी इन्होंने, थैलियाँ बांध दी। तो इन तकनीकों को प्रयोग में करने से स्वपरागण और कीट परागण को इन्होंने रोक दिया, वरना क्या होता, कीट बैठ जाता और परागण हो जाता। परागण हो जाता तो ऑटोमेटिक अपने आप होता जो कुछ होता, इनका खुद का प्रयोग सफल नहीं हो पाता। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से ये सफल हुए। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ अभी फिनिश हुआ। अभी आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, मेंडल के जीवन परिचय पढ़ा, इसने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, उनकी सफलता का कारण क्या था, क्यों था, इनकी सफलता के कारण क्या थे। अब हम आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनके नियम, जो इन्होंने इन सारे प्रयोग करके जो नियम निकाले, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, वो सारे नियमों के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है।